हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस गुरु। तो भैया हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3 आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, यानी कि भैया जिसमें आपका ट्रेड का 75 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। उसमें से हमने अभी तक 50 क्वेश्चन को एक डिटेल सोल्यूशन के साथ कराया है। अब भाई बारी है लास्ट के 25 क्वेश्चन जो बचे हैं उनको अच्छे से करेंगे और चीजों को सीखते चलेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो जो तरीके बता रहे हैं अपने साथ कलम और कॉपी लेके बैठना, हर एक छोटी सी छोटी चीज को नोट करना तुम्हारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पता चला यहीं से एक नंबर तुम्हारा आ जाएगा और तुम सिलेक्शन के आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो भाई बिना देरी करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बचे हुए 25 क्वेश्चन को झट से खत्म करेंगे और चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा था? किसी पदार्थ को उष्मा उपचार देने का क्या लाभ है? भैया उष्मा यानी कि तुम हीट देखे होगे। ये भैया तुम्हारे कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है। तुमने कभी देखे हो लोहार के दुकान पे गए हो, जो भैया क्या करता है, एक लोहा को बहुत हीट करके क्या बनाता है, एक बहुत सारे गांव वाले दुकानों में देखोगे हो कि वहां पे भाई चाकू बना सकते हैं, हीट कर करके लोहा को गर्म करके उसको धारीदार चाकू बनाते हैं। भाई हसुआ जो फसल काटने वाले होते हैं वैसे ही क्या करते हैं, उसको तीक्ष्ण किनारे वाले एकदम छोटे छोटे नुकीला जैसा करके उसको क्या बनाते हैं बाबू, एक तरह के फसल काटने वाला उपकरण बनाते हैं। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ को उष्मा उपचार देने का मतलब क्या होता है कि तीक्ष्ण किनारे वाले सर्जिकल चाकू बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर यही है। ठीक है, पदार्थ को गलनांक कम करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है बाबू। ठीक है, पदार्थ को वजन बढ़ाने के लिए ऐसा भी कुछ नहीं है। इसमें एक तत्व से दूसरे तत्व को बदलने के लिए तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो चीजों को बस छोटा सा समझ में देखना है, कॉमन सेंस लगाना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है, बस तुम क्वेश्चन ले जाओगे। 15 से 20 क्वेश्चन तुम्हें कॉमन सेंस वाले ही रहते भाई। फिर भी पता नहीं बंदे क्यों जूझ रहे हैं कि भैया हम पास नहीं हो पा रहे हैं, 25 से 27 नंबर नहीं ला पा रहे हो। तो भाई छोटी छोटी चीजें हैं, उस चीजों को सीखो, समझो और आगे बढ़ो। काम खत्म, पैसा हजम, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, हेडक नहीं लेना है। बस जितना करा रहा हूं उतना कर लो, तुम्हारा ट्रेड क्लियर हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलो भैया मैंने पढ़ाया था, एक क्वेश्चन आपको पूछा भी था, ट्रांसफार्मर विपरीत परिपथ परीक्षण का उपयोग को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। विपरीत परिपथ परीक्षण बताया था भैया, इसको बोलते बाबू ओपन सर्किट टेस्ट। मैंने आपको बताया था ओपन सर्किट टेस्ट, और इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं नो लोड टेस्ट। सर तो भैया किसके लिए करते हैं? तो जल्दी से बोलो सर। आपने बताया था कोर लॉसेस और नो लोड करंट के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ये सारी चीजों मैंने बताया था, अच्छे से लिखवाया था भाई। पार्ट 1 में जाके देख लेना अगर वीडियो नहीं देखे होगे। एक तरह से होता है क्या, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं भैया, उसमें हम लोग करते हैं कॉपर लॉस, यानी कि कॉपर लॉस करते हैं। और यहाँ पे ओपन सर्किट में क्या करते हैं, कोर लॉसेस करते हैं, कॉपर ताम्र हानि को करते हैं भैया। कहाँ? शॉर्ट सर्किट में। और ओपन यानी कि विपरीत पथ परीक्षण में हम लोग क्या करते हैं भैया, तुम्हारा कोर लॉस यानी कि कोर की हानि और शून्य लोड धारा की हानि। ये सारे पॉइंट को मैंने लिखाए थे, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा। देखो भाई यहाँ पे तुम्हारे 2 क्वेश्चन आ गए। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 53 पे। भाई 53 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यदि शून्य लोड द्वितीयक वोल्ट था 250 वोल्ट है और पूर्ण लोड द्वितीयक वोल्ट 200 वोल्ट है, तो ट्रांसफार्मर की वोल्टेज नियमन प्रतिशत में गणना कीजिए। तो भाई आपने पढ़ा होगा वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है ट्रांसफार्मर में, वो होता है सर नो लोड टू फुल लोड वोल्टेज, भी नो लोड माइनस भी फुल लोड डिवाइडेड बाई भी नो लोड। इस चीज को निकाल लेना और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से करते हैं। इस फॉर्मूला को आपने पढ़ा होगा। तो भाई इसका जब तुम राइट आंसर निकालोगे तो देखो भैया, शून्य लोड यानी कि शून्य का मतलब नो लोड जो वोल्टेज है भैया 250 वोल्टेज है, और पूर्ण लोड यानी कि फुल लोड जो वोल्टेज है भैया वो तुम्हारा 200 है, और नो लोड वोल्ट से डिवाइड करो यानी कि 250 और इंटू का करो 100%। तो इसको करोगे भैया परसेंटेज निकालने के लिए 100% से। ठीक है, तो ये देखो कितना हो जाएगा 50, ये सॉरी यहाँ पे 100% नहीं लिख सकते हो, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते हो इसको। ठीक है, क्योंकि भैया ये वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज में निकालने के लिए तुम यहाँ पे लिखोगे परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 50 डिवाइडेड बाई 250 इंटू का 100। तो भैया क्या हो जाएगा, 50 में 5 से और 5 के यहां से करोगे तो 20% इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, इसका 20% राइट आंसर होगा। पता नहीं रेलवे वालों ने इसको 25% क्यों माना है भाई, तो हो सकता है 25% माना है, क्यों माना है वो ही जान रहे, या तो क्वेश्चन को भैया नेग्लेक्ट किए होंगे फिर। ठीक है, सबके लिए सही दिया होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही होगा 4। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यानी कि 54। भाई निम्नलिखित में से किस माप यंत्र का उपयोग अर्थिंग प्रणाली के भू प्रतिरोध का परीक्षण करने के लिए किया जाता है? भाई जब भी अर्थिंग प्रणाली का भू प्रतिरोध का परीक्षण करने की जब भी बात आती है तो भैया उस कंडीशन में हम लोग मेगर का यूज करते हैं भैया। मेगर का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? मेगर का यूज करते हैं भैया। और मेगर का काम क्या है भैया, इसको उच्च हाई इंसुलेशन
इंसुलेशन टेस्ट के लिए भी करते हैं भैया, याद रखना, इंसुलेशन टेस्ट के लिए भी करते हैं, जिसका होता है रेटिंग भैया 1 मेगा ओम से भैया जब ज्यादा होता है उस कंडीशन में हम लोग मेगर का यूज करते हैं। मेगर क्या होता है भैया, हैंड ड्रिवन भैया एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग यूज करते हैं हाई इंसुलेशन के लिए, साथ ही साथ अर्थिंग का क्या करते हैं, भू प्रतिरोध नापने के लिए भी करते हैं। ये सब पॉइंट रख लेना। मल्टीमीटर से भैया, मल्टीमीटर भैया इससे तुम रेसिस्टेंस भी देख सकते हो, वोल्टेज, करेंट, कंटिन्यूटी, ये सारे के सारे चीज चेक कर सकते हो। दोलनदर्शी ऑस्किलोस्कोप भैया ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है, ये भैया आपने पढ़ा होगा CRO, कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप, वहां पे हम लोग पढ़ते हैं इसको। क्लैंप मीटर भैया, इसको हम लोग क्लैंप ऑन मीटर भी कहते हैं, जिसका हम लोग करंट मापने के लिए भी करते हैं भैया सीटी में, ठीक है। तो सारे से छोटी से छोटी चीज है उसको हम लोग सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो तुम्हारा अपने से थोड़ा सा दिमाग लगा देना है, ठीक है, और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 55 पे। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है कि लेड एसिड बैटरी में विसर्जन के दौरान, विसर्जन का मतलब होता है डिस्चार्जिंग, क्या होता है, डिस्चार्जिंग के दौरान धनात्मक पट्टिका के लिए प्रयुक्त सामग्री का रासायनिक संगठन क्या है। तो भैया एक धनात्मक होता है और एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। एनोड सबको पता है सर पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो भैया इस एनोड पे ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग लेड एसिड सेल में क्या होता है, तो भैया लिख लेना, सबको पता है, आपने नहीं पढ़ा है तो भैया यहाँ पे क्या होता है, लेड ऑक्साइड और तुम्हारा H2SO4 अभी क्रिया करते हैं, ठीक है, और यहाँ से तुम्हारा एनोड पे क्या मिलता है बाबू, ये वाला टर्म मिलता है PbO2 यानी कि लेड ऑक्साइड बनता है। और जब भैया जब बात करते हैं कैथोड पे, अगर ऋणात्मक पे, तो ऋणात्मक पर सिर्फ तुम्हें Pb मिलता है, ठीक है, ये वाला क्या मिलता है, Pb मिलता है तुम्हें ऋणात्मक पे कैथोड पे, और एनोड पे तुम्हारा क्या मिलता है, लेड ऑक्साइड मिलता है। तो भैया ये दोनों चीज को तैयार करना। अब पूछ देगा लेड एसिड बैटरी, भैया लेड एसिड बैटरी किस टाइप की बैटरी है, तो इसको भी याद रखना, ये भैया द्वितीयक सेल है, द्वितीयक सेल है यानी कि सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल है, ठीक है भैया। अभी बहुत सारे चीजों को देखेंगे, सब चीज क्लियर करेंगे, ठीक है। तो भैया आगे बढ़ना, प्यार से मोहब्बत से सीखो चीजों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 भैया बोल रहा है क्या, स्टार संयोजित लोड में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच अंतर कितना होगा। अरे भाई इसने भैया पता नहीं, रेलवे वाले ने इस क्वेश्चन को 0 डिग्री आंसर दिया है, 0 डिग्री आंसर दिया है भैया, जो सरासर गलत है। फिर वही बात क्या हो गया कि भैया इसने क्वेश्चन को नेग्लेक्ट किया होगा। इसका जो राइट आंसर होगा अभी हम दिखा देते हैं आपको। देखो भाई स्टार संयोजित लोड में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, तो मेरे भाई तुम सबको पता है कि भाई स्टार में ऐसे ही तो होता है। ये देखो थोड़ा सा देख लेना, ये तुम्हारा मान के चलो भैया, ये तुम्हारा कौन सा फेज है, R फेज है, ठीक है, ये तुम्हारा Y फेज है और ये तुम्हारा क्या भैया VB है, ठीक है। अब भैया देखो ये भी तो तुम्हारा है ना, इसी को तो बोलते हो फेज वोल्टेज, यही इसी को तो बोलते हो फेज वोल्टेज, RYV, ये तीनों फेज का वोल्टेज हो गया, ठीक है। अगर तुम्हें लाइन वोल्टेज निकालने हो तो दो फेज के बीच का वोल्टेज को, ये दोनों फेज के बीच के वोल्टेज को, ये भैया देखो ये दो फेज है, इन दोनों के बीच के वोल्टेज की तो हम लोग लाइन वोल्टेज बोलते हैं। तो भैया लाइन वोल्टेज निकालने के लिए क्या करोगे, अगर तुम्हें निकालना है लाइन वोल्टेज तो देखो क्या हो जाएगा, इन दोनों VRY और VY के बीच में तुम्हें क्या निकालना है, लाइन वोल्टेज निकालना है। तो भैया हम क्या करेंगे, इसके लिए ऐसे नेगेटिव कर देंगे, देखो नेगेटिव करके इसको ऐसे बढ़ा देंगे, इसको लिख देंगे माइनस का VY। अब भैया इन दोनों का हमको रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट चाहने के लिए क्या करेंगे, इसको पैरेलल में ऐसे तुम करोगे, इसको पैरेलल में तुम ऐसे करोगे, ऐसी तो करते हो, और इसके बीच से जो भैया जाएगी लाइन, इसी को तो बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे जल्दी से बोल दो, इसको हम लोग बोलेंगे VRY यानी कि सॉरी यहाँ पे जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा VRY यानी कि लाइन वोल्टेज R और Y के बीच में जो अंतर है, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, VR माइनस VY के बीच का जो वोल्टेज उसी को तो बोलेंगे लाइन वोल्टेज। अब भाई बताओ ये कितना होता है, 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है क्या, हाँ जल्दी से बोलो होता है। और ये दोनों के बीच का एंगल देखो 120 है, तो भैया यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा सर, और 60 ये दोनों में बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। तो भाई तुमसे पूछा है कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में अंतर, तो देखो ये वाला फेज वोल्टेज हो गया, ये वाला क्या हो गया, ये वाला तुम्हारा फेज वोल्टेज हो गया, ये वाला VP हो गया, और ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, लाइन वोल्टेज हो गया। इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का अंतर है, तो बोलोगे सर 30 डिग्री का अंतर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बाबू यही 30 होगा। बता नहीं रेलवे वाले ने 0 कैसे लिया है, बाकी उनकी अपनी इच्छा है, ठीक है, क्वेश्चन को नेग्लेक्ट करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 57 पे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है कि डीसी जनरेटर अपरिवर्तित चाल से चल रहा है, भैया अपरिवर्तित चाल से चल रहा है, यदि लोड धारा बढ़ती है तो टर्मिनल वोल्टेज पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप सबने पढ़ा है कि सर जब भी हम लोग डीसी जनरेटर की बात करते हैं, किसकी, डीसी जनरेटर की बात करते हैं, तो जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज आता है सर, जो टर्मिनल वोल्टेज आता है वो क्या आता है, तो सर EG माइनस IARA आता है, वोल्टेज ड्रॉप, यही आता है, आपने पढ़ा होगा इन द केस ऑफ जनरेटर में यही होता है। अब भैया देखो लोड धारा यानी कि जो IA है तुम्हारा ये बढ़ रहा है,
और भैया देखो ये धारा तुम्हारा जितना बढ़ेगा तो तुम्हारा क्या होगा, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होते जाएगी। क्या होगी, क्या जल्दी से बोलो होगी। जैसे देखो भाई मान के चलो पहले केस में तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज 500 था, ठीक है, जनरेटर वोल्टेज कितना था, जनरेटर वोल्टेज मान लो कि 450 था, और तुम्हारा आईए की वैल्यू जो थी स्टार्टिंग में ये 5 एम्पियर थी, और रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी, रेसिस्टेंस की वैल्यू मान लो 5 था। तो ये कितना करोगे, देखो 5 से 5 एक हो गया 25, यानी कि कितना आ गया तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज कितना आ गया, ये मान लो टर्मिनल वोल्टेज कितना आ गया यहां से 475, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज 475 हो गया। अब तुमने क्या किया, जनरेटर वोल्टेज को तुमने 450 ही रखा है, जनरेटर वोल्टेज को तुमने 50 ही रखा, लेकिन तुमने धारा को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। धारा को 5 से तुमने 10 कर दिया, रेजिस्टेंस वही है, ये कितना कर दिया 50 कर दिया, तो 10 इंटू 50 करोगे 50 हो जाएगा। अब केस में देखो 400, यानी कि ये कितना आ गया 400 आ गया, यानी जो तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज पहले 475 था अब क्या हो गया 400 हो गया, यानी कि क्या होगा घटता है। मोटर के केस में जब ये वाले तुम वैल्यू को बढ़ाओगे भैया ये गुना होकर के इसमें से घटेंगे तो और घटेगा ही। समझ में आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये वाला फॉर्मूला को लिख लेना, इससे क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्ट पूछेंगे इन द केस ऑफ डीसी जनरेटर का, एक जनरल इक्वेशन है भाई, ठीक है, और किसका है तो डीसी सेपरेटली एक्साइटेड का है, ठीक है। अगर इसी तरह से देखा जाए डीसी मोटर के लिए तो डीसी मोटर में भैया तुम्हारा क्या मिलता है, तुम्हारा बैक ईएमएफ मिलता है। बैक ईएमएफ जो होता है बाबू क्या होता है सर, टर्मिनल वोल्टेज माइनस आईए आरए, ये वाला याद रखना, जहां पे भैया क्या है आईए आर्मेचर करंट है, आरए क्या है तुम्हारा आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, वीटी टर्मिनल वोल्टेज, ईबी बैक ईएमएफ है। ये सारे फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला को जरूर तैयार करना, इस पे डायरेक्ट तुम्हें न्यूमेरिकल पूछ दिए जाएंगे, ठीक है, आने वाले एग्जाम में हम दिखाएंगे कैसे आया है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 58 पे। 58 पे देखो यार वही ये चीज, निम्नलिखित में से रेती फाइल का कौन सा भाग रेती को पकड़ने के लिए टैंक पर फिट किया जाता है। तो भाई एक रेती होता है, रेती जो होता है ना, रेती रेती का भैया एक हैंडल होता है, क्या होता है रेती का एक हैंडल होता है, हैंडल होता है उसमें भैया उसको पकड़ने के लिए टैंक पर फिट किया जाता है। तो भैया क्या हो जाएगा इसका आंसर हैंडल हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 भैया सबसे पहला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मैंने दिखाया था, सेम क्वेश्चन पूछा था और मैंने उस पर आपको एक कला दिखाया था, बोला था कि पावर जो फैक्टर होता है VI cos फाई होता है। मैंने आपको बोला था कि आपको उस कंडीशन में क्या दे देगा, और वोल्टेज दे देगा, करंट दे देगा, वाटमीटर का रीडिंग दे देगा और आपसे पावर फैक्टर पूछ लेगा। आपको पहला क्वेश्चन अगर याद आ रहा होगा पार्ट 1 में मैंने सेम क्वेश्चन बताया था, लेकिन वहां पे कुछ और निकालना था, यहाँ पे कुछ और निकालना है। अगेन वही बात कर रहे हैं, एक 20 kVA 2500/250 वोल्ट, यानी कि 2500 तुम्हारा प्राइमरी का है, ये सेकेंडरी का है, ठीक है। 50 हर्ट्ज एक कलीय ट्रांसफार्मर ने खुला परिपथ परीक्षण किया, ठीक है, जिसमें तुम्हें निम्न वोल्ट पार्श्व पर 250 वोल्ट 1.6 एम्पियर और 100 वाट का रीडिंग दिया भैया। तो शून्य भार यानी कि शक्ति गुणांक, नो लोड पावर फैक्टर पूछा भैया, cos फाई पूछा है। मैंने बताया था वहां पे क्वेश्चन करने के लिए, सेम क्वेश्चन बाबू तुम पूछा है, बताओ अगर तुम्हें जानकारी होती तुम अच्छे से लेके चले जाते नंबर। तो भाई कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो तुम्हें रीडिंग मिला है भैया देखो, नो लोड पे 250 वोल्टेज मिला है, यानी कि पावर कितना मिला 100 मिला है, तो लिख दो 100। वोल्टेज कितना मिला है 250 मिला है, ठीक है। करंट कितना मिला है तो 1.6 मिला है, और तुम्हें पूछा है नो लोड पावर फैक्टर यानी कि cos फाई की वैल्यू पूछी है। बस यही काटो, एक जीरो से एक जीरो गया गया, क्या जल्दी से बोलो। चलो अब देखो 5 5 25 और 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10 हो गया। अब यहां से देखोगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी से देखो 16 25 80, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 8 और ये 2 चौके 8, 1 इंटू 4, यानी कि cos फाई बराबर करोगे तो 1/4 आएगा, और इसी को समाज बोलता है बाबू 0.25, यानी कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बोलो मजा आया क्या क्वेश्चन में। भाई पहला क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से बताया था, वहां पे कुछ ट्रांसफार्मर की बातें भी बताई थी, जरूर देखना पार्ट 1। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में 2 बार आ गए भाई, देखो मजा आ गया क्या। तो भाई फेल होने का टेंशन मत लो, छोटी छोटी चीजों को अपने पास रखो और आगे बढ़ते चलो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 60 ही है भाई, तुम्हें बस सोचना है और लगा के ले जाना है। देखो नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए सॉरी, कथन नंबर 1 क्या बोल रहा है, प्लेट अर्थिंग दोष धारा को सुरक्षित रूप से भूमि में प्रवाहित करने के लिए निम्न प्रतिरोध पथ सुनिश्चित करता है। मेरे भाई तुम देखो अर्थिंग का मतलब क्या होता है, अर्थिंग हम लोग क्यों करते हैं, अर्थिंग क्यों करते हैं कि सर जब भी हमारा किसी प्रकार का इक्विपमेंट में क्या हो गया, इक्विपमेंट जब भी किसी प्रकार का इक्विपमेंट में अगर फॉल्ट हो रहा है, फॉल्ट करंट बढ़ रहा है, तो भैया जो धारा है वो धारा कहाँ चला जाए, धारा कहाँ चला जाए, धारा अर्थ में चला जाए, आसानी से चला जाए। तो भाई धारा को विरोध कौन करता है, प्रतिरोध। अगर ज्यादा प्रतिरोध रहेगा बाबू तो क्या इसको करंट को जाने देगा क्या, तो नहीं। इसके लिए क्या चाहिए, लो प्रतिरोध चाहिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कथन कहीं ना कहीं सही बोल रहा है क्या, हाँ ठीक है।
अब अर्थिंग प्रणाली का प्रतिरोध मृदा के प्रकार या नमी की मात्रा से प्रभावित नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं बोल सकते हो भाई, प्रभावित होता है। आप अपने घर में जब अर्थिंग करते हैं तो देखते हो क्या, मृदा यानी कि जो तुम अपनी मिट्टी में जो रॉड को नीचे डालते हो और साथ ही साथ उसमें मिट्टी के कारण क्या होता है, जब वोल्टेज अच्छे से नहीं मिल पाता तुम क्या करते हो भाई, उसमें नमक पानी का घोल लगा के डालते हो। जितना अच्छा मिट्टी का रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता होगा उतना अच्छा तुम्हारा अर्थिंग प्रणाली अच्छा काम करता है। आपने ये सब सारी चीजें देखा होगा। तो भैया ये चीज क्या होती है, प्रवाहित नहीं होती लिखा हुआ है, इसलिए कथन गलत होगा। यानी कि प्रवाहित अगर नहीं रहता तो सही रहता, यानी कि कथन एक सही और कथन तू क्या है, गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, चीजों को सीखना है, ज्यादा नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम 75 में से 75 लाओ, तुम्हें भैया 30 से 35 नंबर लाना है। 35 नंबर ला रहे हो तो सिक्योर है, ठीक है भैया। 25-27 नंबर लाने में लड़के जूझते हैं, ठीक है। तो चीजों को, छोटी छोटी चीजें उसको आराम से समझो और आगे बढ़ो, सिलेक्शन लो, काम खत्म, पैसा हजम, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है क्या, चलिए अभी जस्ट बात किया विद्युत प्रणाली में भू संपर्कन यानी कि अर्थिंग के संदर्भ में का भू प्रतिरोध पर सबसे अधिक पड़ता है प्रभाव, किसका सबसे अधिक प्रभाव कहां पड़ता है, तो मैंने अभी बताया कि सर जो मिट्टी का प्रतिरोधकता है उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, इसको बस तुम्हें दिमाग से सोचना है और अपने आप से क्या करना है, समझ लेना है। विद्युत भंग यानी कि पावर फेल्यूर होने के दौरान एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। बच्चा बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा, अगर नहीं कर रहा है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो। देखो भाई क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विद्युत भंग, अगर पावर फेल्यूर हो गया, लाइन कट गई, तो तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, महत्वपूर्ण काम क्या है, सबसे सुरक्षा के लिए क्या करोगे, विद्युत की स्थिति की पुष्टि किए बिना उपकरणों की उपयोग जारी रखना। भाई लाइन कट गया, उसकी तुम बिना स्थिति कंडीशन को जाने हुए तुम जो भी इक्विपमेंट चला रहे हो उसको यूज करोगे क्या, ऐसा तो नहीं करोगे, बिल्कुल सही। अलार्म सिस्टम की उपेक्षा करना, हर कोई बंदा अलार्म सिस्टम नहीं लगा सकता है कि लाइन आएगा तो अलार्म बजेगा, ऐसा कर सकता है क्या, नहीं। सुनिश्चित करना है कि सभी मशीनें और विद्युत उपकरण बंद हो, हाँ सर ऐसा कर सकते हैं। रोशनी के लिए मोमबत्तियां का उपयोग करना, अरे भाई लाइन कट गया तो रोशनी के लिए मोमबत्ती, ये तो हमारा सेकेंडरी चीज हो गया भाई, हम अपने घर के लिए, लेकिन यहाँ पे पूछा है क्या, सुरक्षा उपाय के लिए। तो बहुत सारे बंदों ने ये भी मार के आए होंगे, क्या सोच लिया, यहाँ पे क्वेश्चन को भाव को समझो क्या बोल रहा है। तो हाँ भाई हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अगर पावर फेल्यूर हो गया है, विद्युत भंग हो गया है, तो उस कंडीशन में ये सुनिश्चित करना है कि जितने भी इक्विपमेंट है, जितने भी मशीन है, वो सारी की सारी बंद हो। अगर बंद ना हो, सपोर्टेड अचानक लाइन आती है, हाई करंट आती है, तो हो सकता है क्या कि विद्युत के जितने भी इक्विपमेंट है उसको जला सकती है। तो भैया हमें ये सुनिश्चित करना है कि जो भी मशीनें चल रही है, चाहे कितना भी इक्विपमेंट क्यों ना, उसको अच्छे से बंद करो, वापस लाइन आएगा तो फिर हम उसको ऑन करेंगे। चलो तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है, कार्यस्थल पर अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो भाई अपनी सोचो, खुद से सोचो, कार्यस्थल पर अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा, हम अपना खुद कोई कहीं भी कोई चीज पे काम कर रहे हैं भाई, कोई तुम कहीं पे चले गए, तुम रेलवे में भैया टेक्नीशियन बन गए, और टेक्नीशियन बन के क्या करेंगे तुम भैया, इलेक्ट्रिकल वायर पे, इलेक्ट्रिकल लाइव वायर पे तुम कहाँ चलने गए, काम करने चले गए। अब भाई अब तुम इलेक्ट्रिकल वाले हो, अब काम करने जा रहे हो, तुम क्या करोगे, अपनी सुरक्षा के लिए तुम क्या करोगे भाई, हम अपने आप को बचाने के लिए सर हम सुरक्षा के जो भी उपकरण है उसको हम क्या करेंगे, पहनेंगे, ताकि हमें भैया फॉल्ट ना लगे, हमको करंट ना मारे, हमें किसी प्रकार की दुर्घटनाग्रस्त ना हो पाए। ये सारी की सारी चीजों से बचने के लिए हम क्या करेंगे भैया, तो खुद के लिए अपना सुरक्षा उपकरण पहनेंगे। तो भाई वही चीज है, बस कॉमन सेंस था और क्वेश्चन के ले जाओ। तो चेतावनी के संकेतों और निर्देशों की उपेक्षा करें भैया, व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए, खुद का पर्सनल सुरक्षा के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन भैया ऐसे ऑल इंपॉर्टेंट सेफ्टी के लिए बोल सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है व्यक्तिगत, ठीक है भाई। इसी चीज से आंसर इसका बदल जाएगा, कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने के लिए जोखिम उठाए। अरे भाई ऐसा कैसे कर सकते हो, उपकरणों की जांच किए बिना जल्दीबाजी में काम कर, ऐसा भी नहीं कर सकते हो। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहने, ठीक है भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव किट जो होता है बाबू, पीपीई जिसको बोलते हैं, ठीक है, पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। इसका क्या होता है, इसका फुल फॉर्म लिख लेना, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ देगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव पूछा है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो भैया अपनी सुरक्षा बचाना है, ठीक है, तो तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा, पीपीई पढ़ेगा, व्यक्तिगत प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षित उपकरण को तुम्हें पहनना पड़ेगा, ताकि हर चीज से तुम, हर दुर्घटना से तुम बच सको। चलो क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है बाबू, देखो 64 क्वेश्चन नंबर 64 को ध्यान से समझना, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में अन्य प्रकार के ट्रांजिस्टरों की तुलना में मॉसफेट का उपयोग का मुख्य लाभ क्या है भाई। देखो मॉसफेट का सबसे पहले फुल फॉर्म बताओ, तो सबको लिखेगा कि सर मॉसफेट का होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो भैया ये भी बहुत टाइप के होते हैं, एन चैनल होते हैं, पी चैनल होते हैं, अभी जब आएगा उसको डिटेल से हम लोग समझेंगे, ठीक है, ठीक है, उसको हम लोग डिटेल से जब समझेंगे। तो भैया ये पूछ रहा है कि ये जो मॉसफेट है ना भाई, मॉसफेट को देखो भाई, मॉसफेट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं भैया। एक मॉसफेट क्या होता है, ये तुम्हारा वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है। वोल्टेज कंट्रोल करने का मतलब भैया ये वोल्टेज से क्या होता है, नियंत्रित होता है, वोल्टेज नियंत्रित डिवाइस है, ठीक है। डिवाइस का मतलब हिंदी में बोल दो युक्ति है, क्या है भैया, वोल्टेज कंट्रोल एक युक्ति है मॉसफेट। एक पॉइंट याद रखना, ठीक है। इसी को भैया हम लोग बोलते हैं इंसुलेटेड गेट, क्या बोलते हैं, आईजी एफईटी बोलते हैं। इसका एक और नाम क्या है, आईजीएफईटी। इसका एक और नाम क्या है भैया, याद रखना, इसका फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड, इंसुलेटेड गेट, इंसुलेटेड गेट फील्ड, फील्ड इफेक्ट, इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, इसी का नाम है भैया। यानी कि जो भैया इंसुलेटेड गेट, यहाँ पे जो गेट बनाते हैं उसको हम लोग भैया इंसुलेट कर देते हैं, और यहाँ पे जो भैया ऑक्साइड लगाते हैं ना, कौन सा ऑक्साइड लाते हैं, तो सिलिकॉन ऑक्साइड को हम लोग यूज करते हैं भैया। और इसी इंसुलेशन की वजह से भैया यहाँ पे जो भैया होता है, यहाँ पे जो होता है, इसी इंसुलेटेड गेट की वजह से भैया यहाँ पे भैया तुम्हें इंसुलेशन होने की वजह से इनपुट में तुम्हें भैया क्या मिलता है, इनपुट में तुम्हें हाई इंपीडेंस मिलता है। क्या मिलता है, हाई इंपीडेंस मिलता है, जिसकी वजह से भैया इसका जो होता है लो पावर में क्या होता है, यूज किया जाता है भाई, ठीक है, निम्न शक्ति में उपयोग किया जाता है अन्य ट्रांजिस्टरों के अलावा। तो भैया इसका एक लाभ क्या है, उच्च इनपुट प्रतिबाधा और निम्न शक्ति उपयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 भाई, मैंने सबको बताया था 65 सबसे क्वेश्चन ट्रायक के बारे में बताया था। तो ट्रायक का सबको पता है सर, ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। देखो वही लिखा हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए ट्रायोड है। क्या है, क्या है भैया, मैंने सबको बताया था सर कि जो ट्रायक होता है, ट्रायक क्या होता है भाई, 5 लेयर और भैया कितना, 3 टर्मिनल, 5 लेयर और 3 टर्मिनल डिवाइस होता है सर, 5 लेयर और 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। मैंने पहला भी सेट में कराया था पार्ट 1 में, और इसका मैंने सिंबल ही बताया था कि 2 डायोड को भैया उल्टा में ऐसे लगा दो, 2 डायोड को उल्टा में लगा दो ऐसे, ठीक है, और इसके बीच से भैया एक गेट वाला ऐसे तुम दे दो सिग्नल, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा MT2, और ये होता था MT1 मेन टर्मिनल 2, और एक गेट वाला होता था। तो भैया एक 5 लेयर है और कितने टर्मिनल है, 3 टर्मिनल। तो देखो 1 टर्मिनल कैसे ऐसा बताया था क्या, नहीं, 2 टर्मिनल बताया था क्या, नहीं, और भैया एक पाविये मतलब यूनिलेटरल, एक ही दिशा में नहीं भैया, इसमें दोनों तरफ डायोड लगे हैं, तो इसमें भैया दोनों तरफ की डिवाइस होती है, यानी कि दोनों तरफ इसमें धारा जा सकती है, इसलिए इसको बोलते हैं भैया एक ट्रायक। किस तरह का डिवाइस है, तो सबको लिख लेना, ये भैया बाइलेटरल डिवाइस है, बाइलेटरल डिवाइस है, इसको भी सब करके जाना, ठीक है, बाइलेटरल डिवाइस है। चलो क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं, और ध्यान से समझना, बस आपको यही करना है, सोचना है और अपने आप से कर देना है, ठीक है। चलिए, अर्थिंग प्रणाली की संस्थापन करते समय, अर्थिंग प्रणाली की संस्थापन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख सुरक्षा उपाय अपनाया जाना चाहिए। भाई खुद सा अपना दिमाग लगा, कॉमन सेंस लगा और क्वेश्चन को कर ले जाओ। देखो तो क्वेश्चन में ऑप्शन बोल रहा है, लागत कम करने के लिए अर्थिंग के लिए तांबे के पतले तारों का उपयोग करना चाहिए। भाई ऐसा नहीं कर सकते हम, ठीक है। सुनिश्चित करें कि सुरक्षा अनुपालन के लिए अर्थिंग प्रणाली की उचित निरीक्षण और परीक्षण किया गया। हाँ भाई, जब भी तुम एक अर्थिंग सिस्टम की इंस्टॉल कर रहे हो, उसको संस्थापन कर रहे हो, तो भाई सुरक्षा उपाय के लिए तुम्हें एक करना है कि जो भी व्यक्ति उसको अगर यूज कर रहा है तो उसकी सुरक्षा को पालन करने के लिए, उसको ओबे करने के लिए भाई अर्थिंग प्रणाली का एक अच्छे तरीके से क्या करना है, एक प्रॉपर तरीके से उसको टेस्ट करो, ठीक है, और उसका हर टेस्टिंग होना चाहिए। समझ में आ गया, तो इसका राइट आंसर यही होगा, ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 67। क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है भैया IE80। भैया ये क्या है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है भैया, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है भैया, उसमें से एक रूल है 80, ठीक है भैया। ये तुम्हारा सेम क्वेश्चन तुम्हारा शिफ्ट 2 में कहाँ पूछा है, शिफ्ट 2 में पूछा है भैया, बस उसने क्वेश्चन में आंसर दे दिया और पूछ दिया किस रूल के अंदर में आते हैं। तो एक दिन भैया हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भैया है रूल है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको लेके आएंगे और बता देंगे, काम खत्म। बस देख
देख लेना, कुछ नहीं है, ठीक है। तो भैया उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, I80 वाला रूल क्या कहता है, विद्युत संस्थापनों में ग्राउंडिंग और बॉन्डिंग के प्रणालियों के लिए उचित संस्थापन का ये वाला जिक्र करता है कौन, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 80, ठीक है। तो भाई एक दिन आएंगे, इसको अच्छे से बता देंगे, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के कुछ टॉपिक्स है उसको दे देंगे, आपके एग्जाम में से 1-2 नंबर का हो जाएगा। तो हो नहीं भी आ रही तो भाई दुखी नहीं होना है, बस तुम्हें इस चैप्टर में मेरिट के लिए नहीं, बस तुम्हें पास होने के लिए करना है, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं, चलो चलो भाई ये भी क्वेश्चन तुम्हारा कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। देखो कैसे, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का उपयोग सभी डैश उपकरणों को ले जाने के लिए किया जाता है। अरे भाई जब तुम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ले जा रहे हो तो भैया कौन सा उपकरण के लिए तुम सारे उपकरणों को ले जाने के लिए यूज करोगे, तो भाई हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का यूज करें तो भैया हम जो ड्राइंग करने जा रहे हैं उसके सारे उपकरणों को भैया उस बॉक्स में भरेंगे और ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, ड्राइंग टेबल के पास, और वहां पे ड्राइंग शीट रख के बनाएंगे। तो भाई इसका कॉमन सेंस लगाओ और अपना आंसर ले जाओ। तो भाई तुम्हें रेलवे वाला भी नहीं पास फेल कराना चाहता है, भाई तुम्हें फेल नहीं कराना चाहता है, पता नहीं तुम कैसे फेल हो जाते हो। भाई मैंने अभी तक 68 क्वेश्चन में से मैं 12-13 क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूँ कि जो तुम कॉमन सेंस से कर ले जाओगे, कर लिए भी होगे। चलो क्वेश्चन नंबर 69, कार्यस्थल में सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है, भाई बताओ जल्दी से। अब तुम खुद से सोचो भाई, कोई भी कार्यस्थल, चाहे तुम कहीं भी कार्य कर लो, कहीं भी इलेक्ट्रिकल चीज पे कोई भी स्थिति में तुम कहीं भी कार्य कर रहे हो, अगर तुम सुरक्षा की प्रक्रिया, जो सुरक्षा यानी कि सेफ्टी की जो भी प्रोसेस है, अगर उसका तुम पालन कर रहे हो तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है कि भाई अगर तुम सुरक्षा की जितनी भी प्रोसेस है, सेफ्टी की जितनी भी प्रोसेस है, अगर तुम उसका पालन करोगे भाई तो तुम्हें दुर्घटना क्या होगा, बहुत कम चांसेस होगा कि तुम कभी भी जोखिम हो सकते हो, तुम दुर्घटनाओं से बच सकते हो, बहुत कम चांस होगा भाई कि तुम कभी जोखिम होगे। तो भाई हम जब अपनी सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करेंगे तो भैया उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोखिम को कम करने और दुर्घटना से बचने के लिए। तो भाई ये क्वेश्चन में कुछ जान नहीं था, बस ऐसे ही दिया है समझने के लिए, तुम समझो और अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करो और क्वेश्चन को ले जाओ। भाई तुमसे वो कोई पीएचडी नहीं करवा रहा है, बस तुमसे बेसिक बेसिक चीजें पूछेगा रेलवे, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 70, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 70 भी वही है, यदि कोई विद्युत प्रणाली उचित रूप से भू संपर्कित नहीं है, लो भाई अगर अच्छे तरीके से भैया वो अर्थेड नहीं है, यानी कि अर्थिंग अच्छी तरीके से नहीं की गई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो भाई इसका ध्यान से देखना, इससे विद्युत धारा अनियंत्रित तरीके से प्रवाहित हो सकती है, बात बिल्कुल सही है। और मेरे भाई अगर तुमने कोई भी सिस्टम को विद्युत प्रणाली से उचित रूप से तुमने क्या कर दिया, अर्थिंग नहीं की हो, तो क्या होगा भैया, इसमें विद्युत धारा अनकंट्रोल्ड रूप से भैया फॉलो करेगी, प्रवाहित होगी, फ्लो करेगी, ठीक है। चलो यह विद्युत उपकरण क्षतिग्रस्त भी हो सकता है, अच्छे से नहीं है, तो भाई बिल्कुल बात सही है। यह लोड पक्ष में क्षोभ से पृथक वोल्टेज, नियत वोल्टेज आपूर्ति प्रदान करता है, इससे विद्युत आघात का जोखिम बढ़ सकता है। यानी कि ये 3 चीज सही है और एक चौथा वाला चीज है, हमें नहीं भी पता था ये क्या पॉइंट दिया हुआ है, तीसरा नंबर पॉइंट हमें क्या दिया है मुझे नहीं पता था, लेकिन तुम 3 चीज को सोच सकते हो, अर्थिंग नहीं है तो क्या क्या हो सकता है, और सारी चीजों को सोच के भी इस क्वेश्चन को तुम ले जाओगे। अब भाई तुम जूझना मत, बस चीजों को कॉमन सेंस लगाना और अच्छे से आगे बढ़ जाना। चलो क्वेश्चन नंबर 71, लो भैया बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइका संधारित्र का निर्माण के लिए सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो भैया जब हम एक माइका कैपेसिटर बनाते हैं तो भैया इसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखो भाई कैपेसिटर बनाना है तो भैया ऐसे करते हैं, देखो ऐसे ए होता है, 2 प्लेटों के बीच में चार्ज स्टोर होता है, तो भैया हम लोग क्या करते हैं, एकांतर रूप से धातु के ऐसे पतली पतली क्या लेते हैं, पन्नी लेते हैं और इसमें माइका के शीट भरते हैं, ऐसे ऐसे एक पे एक ऐसे ऐसे करते हैं और माइका के शीट इसको भरते हैं। उस प्रकार से क्या बनता है, हमारा माइका कैपेसिटर बनता है। क्या बनता है, माइका कैपेसिटर बनता है। और इसका यूज कहाँ करते हैं भैया, हाई फ्रीक्वेंसी में यूज करते हैं, इसको भी याद रखना, हाई फ्रीक्वेंसी में, उच्च आवृत्ति में इसका यूज करते हैं। तो भैया माइका कैपेसिटर का निर्माण कौन करता है, एकांतर रूप से धातु की पन्नी जो माइका शीट की परतें, ठीक है, और माइका शीट की परतें होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72 पे। 72 क्या बोल रहा है भैया, निम्नलिखित में से किस वाइस में हैंडल और एक छोर पर छोटा कॉलेज चेक होता है। तो भैया ऐसे वाइस को हम लोग बोलते हैं बाबू, कौन सा वाइस होता है, पिन वाइस होता है, ठीक है, पिन वाइस होता है, ठीक है। क्या होता है उस पे, एक छोर पर
छोटा कॉलेट चक होता है और एक उसमें क्या होता है, हैंडल होता है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते 73। भाई बोल रहा है क्या, जब एक प्रबल चुंबक और एक दुर्बल चुंबक के पास रखा जाता है तो क्या होता है। चलो भाई खुद से सोचो, एक चुंबक है ये भैया, देख लो भैया, एक चुंबक ये है, यानी कि चुंबक कहने का मतलब एक प्रबल है, यानी कि इसका मैग्नेटिज्म है बहुत मजबूत है, और एक और छोटा सा चुंबक है भैया, मान के चलो उसका जो है एक दुर्बल है, यानी कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत कमजोर है। अब भाई तुम क्या करोगे, अब देखो हमारे पास, देख लो खुद से सोचना, देखो भाई हमारी क्षमता है, हम तुमसे ज्यादा वजन वाले हैं, ठीक है, हम तुमसे ज्यादा वजन में, वजन भी ज्यादा है, मेरा वजन है 50 केजी का, तुम्हारा वजन है भैया 30 केजी का, ठीक है, 30 केजी का है, तो भैया तुमसे ज्यादा ही बात होगी, मैं तुमसे ज्यादा मजबूत हूँ, क्या होगा, मैं तुमसे ज्यादा मजबूत होगा, और तुम मुझसे ज्यादा कमजोर होगे, ठीक है, कमजोर ही होगे, मेरे अपेक्षा तुम क्या होगे, कमजोर होगे। तो भाई हम दोनों में अगर एक पास लड़ाया जाए तो जाहिर सी बात है कि मेरा इफेक्ट तुम पे डोमिनेट करेगा, यानी कि मैं तुमको मारपीट कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ क्या, हाँ। तो सेम वही चीज है, इसका भैया जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जाएगी ऐसे ऐसे निकल के जाएगी, ठीक है, ऐसे ऐसे निकल के जाएगी, और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे निकल के जाएगी भाई, ठीक है। तो इसका क्या होगा, कमजोर होगा, और ये तुम्हारा प्रबल होगा। तो भैया क्या हो गया, आप सभी को पता है कि सर जब एक दो चुंबक को एक आपस में इसको बीच में क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन कराते हैं, तो भैया क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि चुंबकीय प्रेरण इंड्यूस्ड होता है। तो भैया क्या करेगा, कौन ज्यादा करेगा, तो भैया इसके पास ज्यादा है ना, तो ये वाला जो प्रबल वाला चुंबक है तुम्हारा भैया, दुर्बल चुंबक में तुम्हारा क्या करेगा, और मैग्नेटिज्म क्या करेगा, इंड्यूस्ड करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भैया प्रबल चुंबक अपना चुंबकत्व खो देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। दुर्बल चुंबक प्रबल चुंबक को प्रतिकृत करेगा, ऐसा नहीं हो सकता भाई, ये क्लियरिटी नहीं बोल सकते तुम, दुर्बल चुंबक गायब हो जाएगा, नहीं, प्रबल चुंबक दुर्बल चुंबक के चुंबकत्व को प्रेरण करेगा। हाँ भैया ये राइट आंसर है। आपको मैं बता देता हूँ, ये भी क्वेश्चन पूछा भैया, एक चुंबक में भैया ये नॉर्थ है और साउथ है, तो चुंबक से जो रेखाएं निकलती है बाहर की ओर नॉर्थ से साउथ जाती है, याद रखना नॉर्थ से साउथ जाती है, और चुंबक के अंदर जो होती है ना बाबू, चुंबक के अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ जाती है। देखो भाई चुंबक के बाहर लिख लेना, चुंबक के बाहर जो चुंबकीय रेखा है कैसे जाती है, नॉर्थ से साउथ, और चुंबक के जो अंदर होती है बाबू, याद रखना वो साउथ टू नॉर्थ से जाती है। इस क्वेश्चन को भी तैयार करना, ये भी क्वेश्चन पूछा है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 74। भाई मैंने बताया था एससीआर, एससीआर को हम लोग बोलते भैया थायरिस्टर, इसको क्या बोलते बाबू, एससीआर, एससीआर को हम लोग बोलते हैं बाबू, जल्दी से बोलो, एससीआर को एक और नाम से जाना जाता है भैया, उसको बोलते हैं थायरिस्टर। और एससीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, इसको भी तैयार करना, ये भी पूछ सकता है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो भैया एक प्रकार के भैया ये देखो, इसमें क्या किया जाता है, देखो इसमें क्या करते हैं ना, इसमें भैया तुम्हारा 4 थो टर्मिनल लेते हैं, क्या लेते हैं, पीएन, ठीक है, पीएन, इसलिए इसका एक और नाम दे देते हैं पीएन डायोड के भी नाम से इसको जानते हैं भैया। और इसमें तुम्हारे भैया कितने लेयर होते हैं, 4 लेयर होते हैं। देखो पहला लेयर पी, दूसरा एन, पीएन, 4 लेयर हो गए। और इसमें भैया तुम्हारे 3 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल यहाँ पे होता है बाबू, एक टर्मिनल यहाँ पे होता है, ठीक है, ठीक है, और तुम्हारा भैया एक टर्मिनल यहाँ पे होता है, और एक टर्मिनल तुम्हारा ये पी पे होता है, और इस टर्मिनल को हम लोग नाम देते हैं गेट। यानी कि गेट वाला जो तुम्हारा टर्मिनल है भैया किस लेयर पे होता है, तो पी वाले लेयर पे होता है, ठीक है, किस लेयर पे होता है, पी लेयर पे होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं भैया वही अपना कैथोड, और ये होता है तुम्हारा एनोड। और इसमें कितने जंक्शन होते हैं, तो भैया देखो एक जंक्शन पीएन का, दूसरा जंक्शन यहाँ, तीसरा जंक्शन, यानी कि J1 J2 और J3। यानी कि याद रखना कि जो तुम्हारा एससीआर है भैया क्या है, कितने, 3 टर्मिनल, यानी कि 3 वो टर्मिनल है इसमें, ठीक है, 3 टर्मिनल है, और कितने लेयर है, 4 लेयर है, कितने लेयर है, 4 लेयर है, और 3 जंक्शन वाला डिवाइस है बाबू, क्या है, 3 जंक्शन वाला क्या है बाबू, जल्दी से बोलो, डिवाइस है, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। तो भैया अब तुमसे पूछ देगा एससीआर का, कभी कभी तुमसे सिंबल भी पूछ देगा, ठीक है, तो भैया क्या पूछ देगा, सिंबल पूछ देगा, तो इसका सिंबल भी बना लेना। तो बस कुछ नहीं है भैया, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ये एनोड बना देना, एक कैथोड बना देना, और यहाँ से बाबू तुम क्या कर देना, एक गेट वाला टर्मिनल अपना यहाँ पे लगा देना। ये इसका सिंबल है बाबू, ये इसका क्या है, सिंबल है एससीआर का। अब भाई तुम इस क्वेश्चन को करने के लिए इतना नॉलेज है तो तुम कर ले जाओगे। अब पढ़ो, इसमें कोई गेट टर्मिनल नहीं है, देखो भैया गेट टर्मिनल है तो ये होगा नहीं। यह 4 परत यानी कि 4 लेयर और 3 संधि वाली युक्ति यानी कि 3 जंक्शन, J1 J2 J3, भैया ये बात बिल्कुल सही है। यह 2 टर्मिनल वाली युक्ति है, नहीं भैया देखो 3 टर्मिनल, ये नहीं होगा। यह धारा को प्रवाह को नियंत्रित नहीं कर सकता, ऐसा नहीं भैया, यह धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो भैया यही है भैया
एशिया। अभी भैया एशिया में और छोटी छोटी सी चीजें हैं, इससे एक स्टेप और चलेंगे, अभी और क्वेश्चन आएंगे उसमें उसको चीजों को कराएंगे। तो अभी के लिए भैया एशिया में इतना जानो, भैया इतना तो तुम्हें बेसिक पता ही होना चाहिए एशिया वायस से, ठीक है। अब कौन फॉरवर्ड बायस होता है, कौन ब्लॉक रिवर्स बायस होता है, कौन जंक्शन होता है, वो सारी चीजें आगे पढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 75 इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, और बच्चा बच्चा इस क्वेश्चन को किया होगा, ठीक है, क्योंकि भैया उसने 11th 12th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। डीसी जनरेटर का मूल्य कार्य सिद्धांत क्या होता है भैया, तो आपको पता है कि सर एक डीसी जनरेटर होता है, कोई भी मशीन होता है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे ही काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ ऑफ फैराडे, ठीक है भैया, इस सारी चीजों को पता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। तो भैया मैंने सेट यानी कि 2/5/2025 एएलपी शिबरी 2 के जो 75 नंबर क्वेश्चन थे, यहां से 75 नंबर क्वेश्चन को हमने पूरे अच्छे तरीके से करा दिया है भाई। और मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन में 75 में से आपने अगर सावधानी से व्रत के किया, सावधानी रख के संयम बना के एग्जाम में किए होंगे ना, तो भैया 15 से 16 क्वेश्चन आप इसको कॉमन सेंस लगा के कर सकते हो भाई। 16 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कर सकते हो, तो भाई तुम्हें और 15 क्वेश्चन के लिए मेहनत करना है, तो ज्यादा मेहनत नहीं करना है। मैं अगेन बता रहा हूं, बस पेज को पलटते रहो, जो फॉर्मूला है फॉर्मूला को करो, बस तुम्हारा हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चीजों को शिद्दत से सीखो, आगे बढ़ो और सिलेक्शन लो। तो भाई वीडियो में बने रहने के लिए मेरी तरफ से प्यारा सा थैंक यू। अगर चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, फॉलो करना, शेयर जरूर करना, ताकि आपका दोस्त का भी सिलेक्शन हो, आप भी बढ़ो वो भी बढ़े, ठीक है। तो भाई मिलेंगे 2/5/2025 के शिफ्ट नंबर 2 के नेक्स्ट क्लास में, ठीक है भाई। उसको भी 3 पार्ट में कवर करेंगे, डिटेल्स के साथ करेंगे। तब तक ले भाई टाटा बाय बाय, टेक केयर।